चलो इंडेस 20 ये रहा। तो शुरुआत करते फटाफट से इसकी। इजी इजी इंडेस है, निपटा दो फटाफट से, ठीक है। देख लो क्या बोलता है। सबसे पहले इंडेस 20। इंडेस 20 का कोई नाम पूछे तो सिर्फ ये की तरह गवर्नमेंट ग्रांट मत बोल के आना, बड़ा नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। समझा? सिर्फ ये मत बोला गवर्नमेंट ग्रांट। अय्यर, चिन्नस्वामी अय्यर, चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, है ना, त्रिचपल्ली इत्तेपल्ली चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, ये वैसा ही है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, ठीक है। तो क्या बोलता है, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट आपको किसी फॉर्म में असिस्टेंस देता है इन रिटर्न फॉर सर्टेन कंप्लायंसेस, बोलता है कंडीशन मीट कर आपको ग्रांट देंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। हंसो मत तुम लोग, ठीक है, ध्यान दो इधर। आगे, ग्रांट को कभी बुक करोगे, जब आपको लगता है कि उसकी कंडीशन आप कंप्लाई करोगे, और सेकेंड रीजनेबल एश्योरेंस से ही ग्रांट मिल जाएगा। भारत देश है, बोलते ना वादे किए लेकिन ग्रांट दिया ही नहीं, ये बना के चले गए, अरे डिक्की चुना लगा गई, वैसा। तो यू शुड हैव अ रीजनेबल एश्योरेंस कि ग्रांट मिलेगा, है तो ही बुक करना। आगे, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो अकाउंटिंग के लिए आपको मेरे बोर्ड नोट्स देखने चाहिए, ठीक है। मैंने एकदम शानदार बोर्ड नोट्स बनाया है, सुन लो क्या बोलता है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट किस तरीके से करेंगे अपन। अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यह चेक करना होता है कि वो मॉनेटरी ग्रांट है कि नॉन मॉनेटरी ग्रांट है। मॉनेटरी का मतलब आपको ग्रांट कैश में मिलेगा, नॉन मॉनेटरी का मतलब आपको काइंड में मिलेगा। अगर आपको कैश में मिल रहा है, सॉरी, अगर आपको काइंड में मिल रहा है, काइंड में नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिल रहा है, तो इट कैन रिलेट टू अ डिप्रिशिएबल एसेट या फिर इट कैन बी फॉर अ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, ठीक है। अगर आपको नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिलता है फॉर डिप्रिशिएबल एसेट, इसका मतलब कोई मशीन आपको फ्री में दे दिया, तो दो मेथड है, या तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, या फिर ग्रांट और असेट दोनों को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। तो ग्रांट को आपने रिकॉर्ड किया 10 CR पे, पैसा तो भरा है नहीं आपने, तो पूरा का पूरा बुक करोगे DGG में, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में बुक करोगे 10 CR में। अब जिस रेशियो में आप मशीन को डिप्रिशिएट करोगे, उसी रेशियो में ये डिफर्ड इनकम को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हुए चलोगे, सिंपल, क्योंकि डिप्रिशिएबल एसेट है, पहला चीज। दूसरा, अगर ये ही फ्री में आपको लैंड मिली होती विच इज अ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, तो फिर क्या करते हैं उस केस में। तो उस केस में अगर नॉन डिप्रिशिएबल एसेट पे आपको ग्रांट मिलता है फ्री में, तो दो मेथड है आपके पास, या तो आप उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, लैंड टू DGG। अब दिक्कत ये कि लैंड तो डिप्रिशिएट नहीं होती है, तो DGG प्रॉफिट एंड लॉस में कब जाएगा, तो उस केस में देखना पड़ेगा, इन केस ऑफ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट यू विल सी वेदर द ग्रांट इज अनकंडीशनल और कंडीशनल। अगर ग्रांट अनकंडीशनल है तो सारा ग्रांट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, लेकिन अगर ग्रांट कंडीशनल है, इफ द ग्रांट इज कंडीशनल, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में व्हाट यू विल हैव टू डू इज, कंडीशनल ग्रांट मतलब देखना पड़ेगा कंडीशन कितने ईयर्स की है। इफ द कंडीशन इज ऑफ 5 ईयर्स, तो आप DGG को 5 साल में ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर कंडीशन 10 ईयर्स की है, तो 10 ईयर्स में ट्रांसफर करना इन प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक प्रेजेंटेशन में बात भी की है कि जब बैलेंस शीट में आप दिखाओगे मशीन और DGG अलग अलग दिखाना, लेकिन जब प्रॉफिट लॉस में दिखाओगे तो जो ग्रांट की इनकम है और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, आप नेट ऑफ करके भी दिखा सकते हो, आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये था नॉन मॉनेटरी ग्रांट के बारे में। फिर आता है मॉनेटरी ग्रांट, मतलब आपको पैसा मिला है, पैसा। इट कैन बी फॉर 3 थिंग्स, फॉर डिप्रिशिएबल एसेट, फॉर नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, या फिर ग्रांट फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड, दैट इज रेवेन्यू नेचर वाला ग्रांट, ठीक है। क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। यस, तो अब मॉनेटरी ग्रांट है, कैश में मिला है, फॉर डिप्रिशिएबल एसेट। तो जब डिप्रिशिएबल एसेट में आपको कोई भी ग्रांट मिलता है, तो उस केस में आपको, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज मशीन की वैल्यू 10 CR, ठीक है, और गवर्नमेंट ग्रांट सपोज आपको दिया 3 करोड़ का, कैश में दिया, मॉनेटरी तो कैश में देगा। तो अब इसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके, देखो दो ही तरीके होते हैं, या तो इस ग्रांट को एसेट की कॉस्ट एडजस्ट कर देना, या फिर आप मशीन और ग्रांट दोनों को फेयर वैल्यू पे अलग अलग रिकॉर्ड कर लेना। अब कॉस्ट एडजस्ट करोगे, इसका मतलब मशीन 10 CR की, ग्रांट 3 CR का, तो मशीन नेट में 7 CR पे रिकॉर्ड होएगा, बराबर, और डिप्रिशिएट भी आप 7 CR को करना। अच्छा, एक और तरीका यह है कि आप एसेट को 10 पे रिकॉर्ड करोगे, ग्रांट को अलग से दिखाओगे फेयर वैल्यू में, कैश बैंक टू DGG। अब यू विल डिप्रिशिएट मशीन ऑल्सो, और ग्रांट को भी इन द रेशियो ऑफ डिप्रिसिएशन आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हुए चलोगे। देखो नेट इफेक्ट सेम ही आने वाला है, बात है प्रेजेंटेशन तरीके की, ठीक है, वो अलग रहेगा। आगे फिर आते हैं नॉन मॉनेटरी ग्रांट का नॉन डिप्रिशिएबल एसेट। लैंड मिला, लैंड के अगेंस्ट 3 करोड़ आपको कैश दे दिया, दो तरीके, या तो कैश को, या तो जो मॉनेटरी ग्रांट है एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर लो, मतलब आप नेट लैंड को ही नेट 7 CR में रिकॉर्ड करोगे, बराबर, या फिर मेथड नंबर 2,
मेथड नंबर 2, आप ग्रांट को अलग से रिकॉर्ड करोगे 3 CR पे। अब अगेन द प्रॉब्लम इज लैंड तो डिप्रिशिएट होता नहीं है, तो डीजीजी का क्या करे? अरे अभी तो बताया था ऊपर, अगर ग्रांट अनकंडीशनल है तो डे 1 पे प्रॉफिट एंड लॉस, बट इफ द ग्रांट इज कंडीशनल तो उस केस में जितने साल की कंडीशन है उतने साल में ग्रांट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना, सिंपल, खत्म हो गई कहानी। उसके अलावा अगर आपको ग्रांट मिला है फॉर एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड, तो उस केस में क्या किया जाए? तो सिंपल है, चेक करना ग्रांट आपको कितने साल के एक्सपेंडिचर रीइंबर्स करने के लिए मिला है। अगर ग्रांट मिला है टू रीइंबर्स 1 ईयर का एक्सपेंस, तो गवर्नमेंट ग्रांट भी आप 1 साल में ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर ग्रांट मिला है टू रीइंबर्स 3 इयर्स के एक्सपेंस, तो ग्रांट को भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अगर ग्रांट मिला है टू रीइंबर्स एनी पास्ट एक्सपेंस, तो गवर्नमेंट ग्रांट को आप आज तुरंत ही प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट ग्रांट प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा, कब जाएगा वो देखना है, और सिंपल सा मैचिंग कंसेप्ट है, जितने साल का खर्चा उतने साल में ग्रांट ट्रांसफर कर देना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, सिंपल होगी कहानी इसकी। फिर आता है आखिरी पर, दैट इज रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अगर गवर्नमेंट ग्रांट कभी रिफंडेबल हो गया तो क्या किया जाए? तो उस केस में पहले यह देखना जब ग्रांट मिला था तब क्या किया था। अगर जब ग्रांट मिला था तब आपने तुरंत का तुरंत सारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया था, तो ग्रांट का रिफंड भी प्रॉफिट एंड लॉस से ही पे करना। तो सपोज जब ग्रांट मिला था तो एंट्री क्या हमारी रहेगी? कैश बैंक टू पीएनएल। तो जब रिफंड करोगे तो एंट्री रिवर्स, पीएनएल टू कैश बैंक। अच्छा, जब ग्रांट मिला था तब डीजीजी में ट्रांसफर किया था और डीजीजी से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे थे, तो जब रिफंड करने की बारी आएगी, तो जब पे करोगे तो पहले जितना बैलेंस बचा है डीजीजी में उतना आप डेबिट करना डीजीजी, बैलेंस आप ट्रांसफर कर देना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सो फॉर एग्जांपल मेरे को रिफंड करना है 3 CR, डीजीजी के अंदर बैलेंस बचा सिर्फ 1.2 CR का, तो पहले वो राइट ऑफ करूंगा, बैलेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अच्छा, एक और चीज, जब ग्रांट मिला था तब एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट किया था। याद है 10 CR का मशीन, 3 CR ग्रांट मिला तो 7 CR पे मशीन को रिकॉर्ड किया। तो जब ग्रांट मिला था तो मशीन की कॉस्ट माइनस की थी, तो आज जब ग्रांट रिफंड करोगे तो मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देना। इसका मतलब रिफंड का ट्रीटमेंट इज डिपेंडेंट कि जब ग्रांट मिला था तब क्या किया था। तुम समझ रहे हो क्या? बस उसका उल्टा कर देना, खत्म होगी कहानी। उसके अलावा एक और पॉइंट है, कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट आपको ग्रांट के फॉर्म में मार्केट से सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिला देता है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन अपन वो करेंगे। इसी के साथ अपने 20 के सारे कंसेप्ट हो जाते हैं। चलो आ जाओ शेरा, चलो आओ अब करेंगे क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन करते आ जाओ। कितना बढ़िया, कितना खुशी देते हैं सब इंडेक्स, पता है क्या? और बेवकूफ लोग छोड़ के आते हैं सब इंडेक्स, बताओ यार, तुम छोड़ के जाने का होता है क्या सब इंडेक्स? आओ अब ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं। जहां गवर्नमेंट अपने को सस्ते रेट पे लोन दिलाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 5% पे लोन दिलाया, मार्केट में रेट 12% चल रही है, तो ये क्वेश्चन हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्लस इंडेक्स 20 का। तो स्टैंडर्ड बोलता है जब भी आपको सस्ते रेट पे लोन दिलाता है तो आप पहले लोन का निकालो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ EIR। तो मैंने निकाले लोन की प्रेजेंट वैल्यू, यहां आप क्या फॉलो करोगे, यहां आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टेप फॉलो करोगे। स्टेप नंबर 1 कैश फ्लोस, स्टेप नंबर 2 फेयर वैल्यू रिलेशनशिप है, क्यों कौन सी रिलेशनशिप है? गवर्नमेंट ग्रांट की रिलेशनशिप है, तो सारे कैश फ्लोस को आप लगाओगे प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट EIR, ये आपकी आएगी फेयर वैल्यू ऑफ द लोन। लोन लिया था 50 लाख का, फेयर वैल्यू है 37.38, तो जब बैलेंस होता है बिटवीन दिस टू 50 लाख एंड दिस, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, बराबर 1261,672। अब इस ग्रांट का मैं क्या करूं? देखो लोन को तो अपन LAT बना के ट्रांसफर करेंगे, मतलब एमोर्टाइज वगैरह करेंगे। इसका क्या करेंगे? तो आधे लोग गलती पता है क्या करते हैं, बोलते गवर्नमेंट ग्रांट है, इसका ट्रीटमेंट आधे लोग बोलते हैं जितने साल का लोन है उतने साल में राइट ऑफ करने का। द आंसर इज रॉन्ग। अगर आप बोलोगे लोन के टेन्योर में राइट ऑफ करो, द आंसर इज रॉन्ग। इसका क्या होएगा? इसका डिपेंडेंसी विल डिपेंड। इसका क्या करना है? इट विल डिपेंड कि लोन किस पर्पस के लिए लिया था, लोन कितने साल का था उससे फर्क नहीं पड़ता है, लोन किस पर्पस के लिए लिया था उससे फर्क पड़ता है। तो उसका कंटिन्यूएशन रिलेशनशिप नंबर 5 के अंदर है, तो 5 वाला पढ़ो। तो अलग अलग केसेस दिया हुआ है। सपोज आपको ग्रांट, आपने लोन लिया था फॉर इमीडिएट रिलीफ, है ना, तो सारा का सारा ग्रांट जाएगा डे 1 पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सपोज आपने लोन लिया था फॉर स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस 4 साल के लिए, तो डीजीजी ट्रांसफर का प्रॉफिट लॉस में ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। सपोज लोन लिया था टू डेप्रिशिएट टू फाइनेंस अ डेप्रिशिएबल एसेट, देखा जंबल द वर्ड्स खेल रहे हो सर, टू फाइनेंस अ डेप्रिशिएबल एसेट। तो डीजीजी को ट्रीट करने के 2 तरीके हैं, या तो जितना भी ग्रांट है उसको पीपी के कॉस्ट से नेट ऑफ कर दो, या फिर पीपी जिस रेशियो में डिप्रिशिएट हो रहा है उसी रेशियो में आप डीजीजी को ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर।
ऐसा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 अलॉन्ग विथ 5 पढ़ के जाना, ठीक है। 20 से अगर रिपीट होना होगा तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि इसमें 2 इंडेक्स कवर हो गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी कवर हो गए, इंडेक्स 20 भी कवर हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। चलो हाँ, आगे बढ़े क्या? यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन किया अपन? इलस्ट्रेशन नंबर 4 समाप्ति क्वेश्चन, 4 और 5 दोनों कर लिया अपन ने। फिर आते और कोई शानदार क्वेश्चन दिख रहा है क्या मुझे? लेट मी सी। हाँ, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 15। एलडीआर है, सिंपल है बट फिर भी एलडीआर है। सुनना क्या बोलता है। बोलता है अपन ने क्लीन रिवर प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट मिला बट अभी तक कुछ काम नहीं किया है, तो ग्रांट का क्या करे? तो ऐसे केस में इंफॉर्मेशन इनकंप्लीट है, इन्होंने दोगलापंथी से आंसर किया हुआ है। बोलता है अगर ग्रांट नॉन रिफंडेबल था, अनकंडीशनल ग्रांट दिया और बोला ही नहीं था कुछ काम करना है, तो आप भले कुछ काम नहीं किया है फिर भी आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर ग्रांट इसके ऊपर डिपेंडेंट था कि कुछ काम करना पड़ेगा, तो आप ग्रांट को प्रॉफिट लॉस में नहीं एज अ लाइबिलिटी बुक करने का, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट था। देखो अल्टरनेटिव दिया हो, दोनों केस से आंसर किया हो, आप भी दोगलापंथी करके आंसर करने का। आगे सेकंड बोलते हैं एक और ग्रांट दिया इक्विपमेंट के लिए। इक्विपमेंट के लिए ग्रांट दिया है तो 2 मेथड है, या तो इक्विपमेंट की कॉस्ट नेट ऑफ करो या फिर फेल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो और डीजीजी को आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करो ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। आगे तीसरा बोलता है सितंबर में बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, जो भी फ्लड से अफेक्ट हुए उनको ग्रांट देंगे, लेकिन एप्लीकेशन भरना पड़ेगा 30 जून के पहले, ठीक है। इनके फाइनेंशियल्स अप्रूव हो गए 31 मई को, तब तक कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं किया गया है। अब जब एप्लीकेशन फाइल नहीं किया गया है तो एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं है, तो प्रीवियस में तो ग्रांट नहीं बुक कर सकते। हाँ, अगर आपने अगले साल जून तक एप्लीकेशन भर दिया तो शायद आपको ग्रांट आप रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रीवियस ईयर में तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगले साल अगर एप्लीकेशन भर दोगे तो मिल जाएगा, तब रिकॉर्ड करना, प्रीवियस ईयर तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है एक और शानदार क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 17 है ना, 17 ही है, नहीं 17 नहीं, सॉरी 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18। एकदम शानदार क्वेश्चन है ये वाला। सुन लो क्या बोलता है। बोलता है ग्रांट मिलेगा 60,000 का, है ना। अब 3 साल का खर्चा 3 साल में अक्रॉस मिलेगा, मतलब एक साथ पूरा नहीं मिलेगा। 40,000 मिलेगा ईयर 1 में, 10 मिलेगा ईयर 2 एंड 3 में। देखो ग्रांट का पैसा कब मिलेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, कितना प्रॉमिस किया है 60,000 उससे फर्क पड़ता है, पहला चीज। सेकंड चीज, अब वो बोलता है ये ग्रांट तभी मिलेगा जब आप 10-10 न्यू जॉब मेंटेन करोगे फॉर 3 इयर्स, इंप्लॉय हायर करने का और 10 लोग को रखने का 3 साल तक, ठीक है। अब नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इस 60 को ट्रांसफर करो पीएनएल में ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, एकदम सही है। लेकिन नॉर्मली अपन कुछ भी नहीं बोलते तो अपन इक्वली ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन आइडियली पता है क्या होता है, अगर आपके पास जितना हर साल का खर्चा है वो दिया हुआ है, तो आप इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर करोगे इन प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 की बात करूं तो मैं दिखाता हूं, जैसे ये मुझे ग्रांट मिलेगा 40-10-10, उससे फर्क नहीं पड़ता। ईयर 1 में आप खर्चा कितना करोगे इसके अगेंस्ट, एक है रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ये वन टाइम होता है तो ये करोगे, प्लस सैलरी पे करोगे 1 लाख, ईयर 2 में विल पे 1.1 लाख, ईयर 3 में विल पे 1.2 लाख, तो आप टोटल कितना पे करोगे 3.6 लाख, हर साल इतना इतना पे करोगे आप। तो आप जो 60,000 का ग्रांट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में इन द इक्वली ट्रांसफर नहीं करोगे या इस रेशियो में ट्रांसफर नहीं करोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड। अगर ये नहीं होता ना अपने पास तो अपन इक्वली ट्रांसफर कर देते, जब ये होता है तो इसी रेशियो में ट्रांसफर करना होता है। तो ग्रांट 60 है, अब पैसा कितना मिला उससे फर्क नहीं पड़ता है, टोटल ग्रांट 60 था ना, तो 60 को बांटेंगे इन ईयर 1 2 3 इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट। तो पहले मैंने एंट्री बताई, फिर मैंने आईसीआई का टेबल समझाया। पहले एंट्री देख लो क्या है, जैसे पहले तो आपको पैसा मिलेगा 40,000, पैसा मिला वो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, तो 60,000 इंटू 130 डिवाइड बाय 360, इस रेशियो में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर ईयर 2 में वापस से थोड़ा पैसा मिलेगा, फिर ईयर 2 में कितना ग्रांट बुक करोगे, 60,000 इंटू 110 डिवाइड बाय 360, देखो 60 इंटू 110 डिवाइड बाय 360। फिर ईयर 3 में थोड़ा पैसा मिलेगा, बुक कितना करोगे, रिमेनिंग 60,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 360, तो इतना बुक करोगे रिमेनिंग। ऐसा तुम समझे। अब एक्चुअली एंट्री पूछी नहीं थी, एक टेबल पूछा था, तो ऐसे ने कैसे किया है, एक टेबल बनाया कि डीजीजी का ओपनिंग कितना था, डीजीजी का ओपनिंग कैसे है, जितना पैसा मिला वो डीजीजी का ओपनिंग, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रांसफर किया, रेशियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उतना ट्रांसफर किया, इतना क्लोजिंग बचा, फिर आपने 10,000 और पैसा रिसीव किया तो डीजीजी का बैलेंस बढ़ गया, फिर इतना ट्रांसफर किया, इतना बचा, फिर आपने और 10 रिसीव किया, फिर बाकी ट्रांसफर किया, बैलेंस खत्म हो जाएगा। ऐसा क्लियर है क्या, वाला पार्ट खत्म हो गया इसकी कहानी। ये था इलस्ट्रेशन आपका नंबर 1, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 18 खत्म। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 1 इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एलडीआर मैंने बोला क्योंकि एग्जाम के लिए अच्छा है, बट वैसे बहुत सिंपल है। उसमें अलग टाइप का आपको लोन दिया हुआ, सॉरी ग्रांट दिया हुआ है, लैंड के लिए मिला तो क्या करने का है ना, इमीडिएट रिलीफ के लिए मिला तो क्या करने का, ये सब अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कंसेप्ट के अंदर, तो एक बार सिर्फ रीडिंग दे देना है इसको, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा लेट मी सी और कोई ढंग का क्वेश्चन है क्या। हाँ ये, ओहो इतना, एमटीपी 22, आरटीपी 22, क्या पता एग्जाम 23 है। चलो सुन लो, जबरदस्त क्वेश्चन है। और है ना आईसीआई की एक आदत है, वो है ना तुम्हारे आरटीपी एमटीपी से नहीं पूछता है, वो तुम्हारे पिछले आरटीपी एमटीपी से पूछता है, समझ रहे हो। ये ना बनाया। सुन लो, तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लो क्या बोलता है। अब वो बोलता है कि हमने सबसे पहले ग्रांट लिया, इंटरेस्ट फ्री ग्रांट लिया। मैंने बोला ओके, है ना, इंटरेस्ट फ्री ग्रांट अपने को मिला, जो काम की बात है वो करते हैं। 5 साल के लिए, 5 साल में आपको लोन वगैरह इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है, 5 साल के लिए रीपे कर देना 5 ईयर्स में, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब 0% पे मिला है, तो पहले तो आप ग्रांट निकालोगे। ग्रांट कैसा निकालेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला स्टेप फॉलो करेंगे। तो देखो वही किया हुआ है मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो देखो मैंने इंटरेस्ट कूपन वगैरह कुछ नहीं है, इसकी निकाली आपने फेयर वैल्यू, जो डिफरेंस है वो आपका ग्रांट है, ये आपका ग्रांट है, ठीक है। ग्रांट का क्या करोगे, राइट ऑफ ओवर 5 ईयर्स। सर 5 ईयर्स की लोन के लाइफ में तो आपने मना किया था, एक्चुअली असेट की लाइफ भी 5 ईयर्स ही है, तो मैं तो लाइफ ऑफ द असेट में राइट ऑफ करूंगा इसको, ठीक है। फिर क्या बोलता है, बोलता है अगर आपने ब्रीच करा तो आपको लोन रीपे करना पड़ेगा पूरा, उसके साथ 10 लाख की पेनल्टी भी लगेगी। मैंने बोला ठीक है। मार्केट का रेट ईआईआर 12% है ना। फिर बोलता है प्लांट वगैरह इंस्टॉल किया, और आगे किधर तो बोला है कि 2 साल के बाद रायता फैला दिया, किधर बोला देखने दो मुझे जरा। हाँ ये बोलता है गवर्नमेंट ने सरप्राइज टेस्ट किया, सोच रहा तुम्हारा भी आई से सरप्राइज टेस्ट कर दे तो कभी मजा आ जाएगा। हाँ तो 2013 में 2 साल के बाद रायता फैल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सुन लो। तो सबसे पहले आप जब पूरा अकाउंटिंग करोगे तो आपने पूरा फेयर वैल्यू वगैरह निकाला, गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह भी निकाला, डीजीजी वगैरह सब आपने निकाला। अब इसको आप 2 साल तक राइट ऑफ कर चुके हो, थोड़ा सा 2/5 राइट ऑफ कर चुके हो, और ये लोन भी कितना बचा रहेगा, 2 साल के एलईटी के बाद इतना बचा होगा। तो एलईटी बनाओ 2 साल का, 2 साल के बाद लोन बचा इतना, डीजीजी बचा इतना। अब अपने पेमेंट कितना किया है, तो आपको एक तो लोन का पूरा पैसा पे करना है और बाकी आपको पेनल्टी पे करनी है। तो जब लोन का पैसा पे करोगे तो आप बोलोगे टू कैश बैंक 25 lakhs, है ना। बाकी जो एफएल है राइट ऑफ हो जाएगा, डीजीजी राइट ऑफ हो जाएगा, तो 17.79 राइट ऑफ, 6 पॉइंट जो भी है 48 राइट ऑफ, बैलेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, पहला। दूसरा 10 लाख की पेनल्टी पे करनी है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस टू कैश बैंक 10 लाख 10 लाख कंबाइन मारोगे तो भी चलेगा एंट्री। देखो यही किया हुआ है, पहले पूरी एंट्री मारी, रिफंड की एंट्री ये रही, टू कैश बैंक इतना, जो एफएल था राइट ऑफ, डीजीजी राइट ऑफ, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस, और जो पेनल्टी पे किया वो कहानी खत्म इसकी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या शानदार क्वेश्चन कराया मैंने आपको, मस्त वाला, है ना। उसके अलावा ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्चुअली एलडीआर नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है फैक्ट्री के लिए ग्रांट मिला है, तो फैक्ट्री के लिए ग्रांट मिला तो 2 तरीके हैं, या तो नेट ऑफ करके रिकॉर्ड करो, या फिर पीपीई को अलग, डीजीजी को अलग रिकॉर्ड करो। तो मैंने समरी यहां दिया हुआ है, सिंपल है ये वाला पार्ट इतना। उसके बाद लेट मी सी, नहीं बाकी तो सिंपल है। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 5 जो है आरटीपी नवंबर 22 का, एलडीआर नहीं है, इट इज इजियर क्वेश्चन, जो मैंने आपको ऑलरेडी कराया, पता आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 करवाया था मैंने, जो गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दिया, और फिर सॉरी गवर्नमेंट ने लोन दिया सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वैसा ही है, बहुत सिमिलर, इससे इजी क्वेश्चन एक्चुअली। तो इसके सिंगल स्टार मार के प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। बस और ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, नहीं करोगे तो वो भी वो वाला क्या, तो ये भी हो जाता है ऑटोमेटिक, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो